how the DNA result is interpreted. There are different techniques, we'll discuss each. DNA evidence collection, how it is collected, and what are the uses of these evidence, and the uses of DNA in forensic sciences. So DNA, that is 3-deoxyribonucleic acid, is a complex molecule that contains all of the information that is necessary to build and maintain organism. So in 1984, Alec Jaffe he discovered a fragment that is a restrictive enzyme. He discovered the restrictive enzyme, which is known as the endonucleases. This enzyme was responsible for fragmenting the DNA into pieces, means breaking the DNA, the nucleotides were break into pieces, and how those bases were responsible for interpreting the evidences, and how it became a groundbreaking as a evidence in cases of a forensic sciences. So basically, these DNA, they were broken down into small bands. Now these bands, they are just like when you go to a store, they are barcodes that can be found on any objects that you buy. Those barcodes, they contain the information regarding the any article that you are buying. So similarly, the bands that he broke, those bands, these bands were the basically the information, the identification of the human beings. So basically, the nucleus of the white blood cells, which contains the chromosomes, and these chromosomes, they contain the DNA. DNA has 3 types of chemical components. That is the phosphates, a sugar called the deoxyribose, which contains 5 carbon sugars, and 4 nitrogenous bases, that is the adenine, guanine, cytosine, and thymine. And these 4 bands, these nitrogenous bases, they are attached to both sides of the ladder. Ladder form में इसके parents are. 2 of the bases, that is the adenine and guanine, ये जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर, जो डीएनए, जो न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियर डीएनए आ रहा होता है, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दे रहा होता है डीएनए का, विच इज केमिकल जो कंपोजिशन होती है उसकी, केमिकल जो प्रेजेंट होता है, दैट इज प्यूरिन. The order of these bases, बेसिकली जिस ऑर्डर में ये बेसिस होते हैं कि एडिनिन है या उसकी जो भी उसकी प्लेसमेंट आ रही होती है, ये आपकी जेनेटिक कोड होता है जो स्टोर्ड होते हैं आपकी बॉडी के अंदर. ह्यूमन डीएनए हैज अराउंड 3 बिलियन बेसिस एंड मोर देन 99% ऑफ दीज बेसिस आर सेम. यानी कि अगर हम थ्रू आउट पॉपुलेशन देखें अराउंड द ग्लोब जो ह्यूमन बीइंग्स में, तो 3 बिलियन बेसिस हैं, उसमें 99% जो होगी वो हर इंडिविजुअल की सेम होती है. सिर्फ एक बेस ऐसा होता है कि जो डिफरेंट होता है, उसी के बिना पे हर एक इंडिविजुअलिटी बनती है और हर एक जो है वो एक दूसरे से अलग होता है. यानी कि एक बेस की वजह से हर कोई एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा होता है. सिवाय जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें जो होता है सिमिलर चीज होती है. तो तभी जो जब डीएनए की इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं, तो वैसे तो इसकी कोड की एक्सेप्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स में ये सेम ही पिक्चर दे रहा होता है, तो यहाँ पे आकर जो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि अगर कोई ऐसा केस आता है या कोई ऐसा क्रिमिनल केस आता है इसमें ट्विन्स की सस्पेक्ट ट्विन्स आते हैं, तो वहां पे इसकी फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती. जो मेन क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड फॉर अ फोरेंसिक डीएनए साइंटिस्ट जो है वो ये 4 सवाल होते हैं. बेसिकली व्हाट इज हुज डीएनए, इसमें विक्टिम का डीएनए कौन सा है, सस्पेक्ट का डीएनए कौन सा है, थर्ड पार्टी डीएनए कौन सा है, आइदर कोई इवन अ पर्सन जो हु इज नॉट इन्वॉल्वड इन द केस, क्या उसका भी डीएनए, फ्रॉम व्हाट बॉडी फ्लूइड हैज इट ओरिजिनेटेड. बॉडी फ्लूइड्स जो हम ट्रेस एविडेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं. ब्लड है, सीमेन है, सलाइवा है, यूरिन है, स्वेट है, मिल्क है, कहाँ हेयर्स हैं, कहाँ से आ रहा है, यानी कि बोन्स हैं, कहाँ से आपका डीएनए, सोर्स क्या है.
हाउ डिड इट गेट देयर, इसकी जहां आपको क्राइम सीन में मिला है या जहां प्लेस पे आपने इसको जहां से आपने डिटेक्ट किया उस पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई कैसे, पहुंचा कैसे वहां पे। हैव द रिजल्ट बीन रिपोर्टेड, अब जो आपने रिजल्ट बनाया, ठीक है आपने सारे टेस्ट कर लिए एंड आपने यू हैव डिक्लेयर्ड दैट दिस, फॉर एग्जांपल इफ द स्टेटस हैज बीन मैच्ड है, तो was the result that you have interpreted, was it fair? अब जब रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो either it was collected properly, either it was preserved properly, either it was handled properly, either the interpretation of the result, those people were involved in it, were they expert in their field? तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये 4 सवाल हैं इस पे एक रिजल्ट डीएनए की जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस किए जाते हैं। The following items may contain DNA material। अब कहाँ से डीएनए की सोर्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से जो चंद है उसको वो हम उसके नेम लिस्ट कर लेते हैं। दैट्स दीज आर मास्क, आजकल तो हम मास्क पहनते हैं, तो मास्क, हैट्स, ग्लव्स, क्लोथिंग, टूल्स, एनी टूल, फॉर एग्जाम्पल नाइफ, अगर कोई क्राइम हुआ और उस पर वेपन यूज किया है, फायर आर्म यूज किया है, ब्लंट वेपन यूज किया है, शार्प वेपन यूज किया है, एनी टूल जो यूज किया गया। वेपन्स, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस के मींस जो एग्जामिनेशन, जो सेक्सुअल असॉल्ट की एग्जामिनेशन, ये केसेस आते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के, सॉरी जो केसेस आते हैं उनमें जो किट यूज किया जाता है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डीएनए कलेक्शन का। अंडरक्लोथ्स, बेडिंग, डर्टी लॉन्ड्री, फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स, फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स जो होता है उसमें एपिथेलियल जो डिब्रीज मिलती है या ब्लड होता है या एनीथिंग जो ट्रेस एविडेंस होगा वो डीएनए की एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकती है। सिगरेट्स, सिगरेट्स पे जो है वो सलाइवा, क्योंकि वो की डिपॉजिट्स मिलते हैं। टूथपिक्स, टूथब्रश, फेशियल टिश्यूज, हेयर ब्रशेस, आई ग्लासेस, कॉन्डोम्स, टेप्स, लाइगेचर, अब लाइगेचर में एनीथिंग, रोप्स हैं, वायर्स हैं, कॉर्ड्स हैं। स्टैम्प्स और एनवलप, क्योंकि उसमें अगर उसको क्लोज किया गया है तो सलाइवा यूज किया गया होगा, या कप्स या बॉटल्स, अगेन उसमें सलाइवा की डिपोजिशन होती है। ये सारे जो होते हैं ये सोर्स ऑफ आपके डीएनए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें कॉमनली डीएनए की यूजेस क्या होती हैं फोरेंसिक में, एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन के 5-6 साल हो गए, एक पर्सन इज नॉट बीइंग फाउंड, तो उसमें होता है। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में कॉमनली पाकिस्तान में यूज होते हैं, कॉमनली रेप के जो केसेस होते हैं, नेचुरल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें इसमें डीएनए की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सब चीज़ें, मास डिजास्टर, कॉमनली जो मास डिजास्टर होते हैं या टेररिस्ट अटैक होते हैं या जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे होते हैं उनमें डीएनए की इंपॉर्टेंस होती है, और ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो दे विल हेल्प इन कलेक्शन ऑफ डीएनए एविडेंस। अब नॉट नेसेसरीली डीएनए एविडेंस कलेक्शन की नॉट नेसेसरीली के जो इमीडिएट रिलेटिव्स हों, यानी कि ओनली पेरेंट्स अगर होंगे अलाइव होना हो तो वही, बल्कि उसमें बहन भाई भी आ सकते हैं, उसमें इमीडिएट कोई फैमिली यानी कि पैटर्नल या मैटरनल साइड से आते हैं, वो दे कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डीएनए जो लीनिएज बता देगा। फिर डीएनए टाइपिंग टेक्निक्स, अब किस तरह आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेबोरेटरी में 5 टेक्निक्स हैं जिसके पे आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं डीएनए की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एनालिसिस, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट टेंडम रिपीट एनालिसिस जिसे एसटीआर भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल एनालिसिस एंड बायोक्रोमोसोम एनालिसिस। बेसिकली जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि उसको डिग्रेड किया जाता है, डीनेचर किया जाता है, लाइसिस की जाती है, तो इस तरह का जो पिक्चर में डीएनए इस तरह की इसकी प्रेसिपिटेट जो है वो मिलता है। तो डीएनए बेसिकली इज जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन टाइप अपीयरेंस आ रही होती है जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए टेस्टिंग के 4 मेन स्टेप्स हैं, एक्सट्रैक्शन, quantitation, amplification and capillary electrophoresis. तो extraction is basically the release of DNA from the cells. From the cells, कौन से cells होंगे? From the nucleus of the eukaryotic cells. Here, quantitation is the process of determining how much DNA you have. Sometimes, in a case, अगर living individual में तो you have plenty of samples of DNA. But in case of dead individuals, fresh bodies and definitely plenty of sample. In cases where there is only traces of DNA,
फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोज बॉडीज है, स्केलेटनाइज बॉडी है, या फिर ओनली ट्रेस एविडेंस ऑफ क्राइम सीन है कि माइन्यूट इफ यू फाइंड अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लड, तो उसमें आप किस तरह डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे? डीएनए इतने माइन्यूट सैंपल में भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो कितने डीएनए होगा, कितना कितना आपको डीएनए क्वांटिटी है, उसको क्वांटिफिकेशन। फिर है amplification is the process of producing multiple copies of the DNA in order to characterize it. अब you, for example, if you have a single drop of a blood sample, single drop of blood can give you multiple photostat copies, जो photocopies होती है ना सर डीएनए के, सो आप multiple copies आती हैं, तो amplification वो एक small particle को, small drop को multiple photostat copies में निकाल रहा होता है डीएनए की, तो that is amplification. फिर है सेपरेशन, इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एम्प्लीफाइड डीएनए प्रोडक्ट टू परमिट सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन। अब जितनी आपने फोटोकॉपीज की हैं, अब उसकी अब आप सेपरेट करोगे, उसको सेपरेट उसकी के स्मॉल फ्रेगमेंट्स में लेना है, लार्ज फ्रेगमेंट्स में है, उसकी बैंडिंग होगी, उसकी क्लीनिंग होगी, दैट्स द सेपरेशन प्रोसेस। फिर होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस होता है, सेपरेशन को भी कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस होता है कॉमनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जिसमें आप ब्लॉटिंग करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू नायलॉन मेम्ब्रेन की रख के उसकी ब्लॉटिंग होती है, और फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू उसकी एक्सरेज ली जाती हैं, और जब वो एक्सरेज की फिर जो फाइनली जो पिक्चर आती है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और फिर आप उस इंटरप्रिटेशन को आप रिजल्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए टेस्टिंग। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली इट्स अ टेक्निक डेवलप्ड टू एनालाइज द वेरिएबल लेंथ्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड थ्रू द डीएनए डाइजेशन। डीएनए डाइजेशन मींस डीएनए को सेपरेट कर दिया गया, न्यूक्लियस से सेपरेट कर दिया, उसके बाद उस डीएनए को इज सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द एंडोन्यूक्लियस। नाउ दिस एंडोन्यूक्लियस इट ब्रेक्स द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, एंड दोस फ्रेगमेंट्स आर अगेन उसकी मल्टीपल सीक्वेंसिंग होती है। These restrictive fragments and then they are passed through the gel electrophoresis. Now gel electrophoresis में जब इसको पास किया जाता है तो उसमें from the negative to positive जो उनकी through electricity इसको पास किया जाता है। These gel electrophoresis they separate the fragments, the restricted fragments according to their size, that is smaller size है, larger size है। अब उस जो पूल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूल होता है, जैसे पिक्चर में नजर आ रही है, अब उस पूल में जो होता है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्मूथली जो है फास्टली उस जेल में पास हो जाते हैं, और जो लार्जर साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स होते हैं वो थोड़े डिले से पास होते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं जो डीएनए के होते हैं, उनकी जो ब्रेक होती है वो डबल से वो सिंगल स्ट्रैंड्स में आते हैं। सिंगल स्ट्रैंड में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको उस जो जेल में जो उनको पास किया गया है उसमें एक हायर क्वांटिफिकेशन ऑफ एल्कली सोल्यूशन होता है। अब ये एल्कली सोल्यूशन जो है उसको डबल से सिंगल बैंड में लेके आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रही है एक समझ ले बेसिकली एक प्रोब होता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन कैप्चर कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि सिंगल बैंड को डबल बैंड में दोबारा लेके आना है। ब्रेक तो कर दिया डीएनए को, सिंगल एक हाइलेक्स पे तो है, लेकिन बेसिकली होता है डीएनए डबल्स को दोबारा डबल में लेके आना होता है। तो उसके लिए एक प्रोब होता है। प्रोब इज बेसिकली एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोब होता है कि जिसमें जो सिंथेटिक डीएनए जो डेवलप होता है वो उन बैंड्स के ऊपर, उस जेल के ऊपर जो नायलॉन मेम्ब्रेन होती है या नाइट्रोसेलुलर सॉल्यूशन होता है उस पर टच किया जाता है। उसको टच करने में बेसिकली उस जो प्रोब होता है दैट कंटेन्स अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मार्कर होता है। उस रेडियो एक्टिव मार्कर से बेसिकली वो फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ही वो रेडियो एक्टिव मार्कर कहते हैं, जो कि सिंगल से डबल बैंड में दोबारा उसको लेके आते हैं। और ये जो ब्लॉटिंग पेपर नजर आ रहा है पिक्चर में, इसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉट। जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें सदर्न ब्लॉटिंग होती है कि अब वो ब्लॉटिंग पेपर उसी जेल के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं और उसमें वो जो है वो सिंगल से डबल बैंड में वो सेटल होने लगते हैं।
सदर्न ब्लॉट जो है बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट्स की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जब क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल से मार्कर से उसको एक्सपोज किया जाता है तो उसकी फिर एक्सरेज ली जाती हैं। नाउ आई कैन टेल यू, अब जैसे इस पिक्चर में ऑल द सीक्वेंस यू कैन सी कि पहले सैंपल लिया, फिर उसको न्यूक्लियस से सेपरेट किया, उसके बाद उनको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में पास किया, फिर थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव उसमें एनर्जी पास की गई, ब्लॉटिंग हुई, ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन हुई क्योंकि रेडियो एक्टिव मार्कर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसमें ऑटो रेडियोग्राफी हुई, यानी कि फिर उसमें मार्कर्स जहां जाते हैं उससे फिर आपने उसकी एक्सरे ली, जब एक्सरे ली जाती है तो वो इस किस्म के मार्कर्स या बैंड्स जो हैं वो उस जो पेपर होते हैं जेलेट्रो उसमें वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उन जो मार्कर्स होते हैं उनको फिर रीड किया जाता है। फिर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर एनालिसिस। कॉमनली डीएनए एनालिसिस के अंदर सबसे कॉमन जो यूज किया जाता है टेक्निक इज पीसीआर। पीसीआर हॉस्पिटल्स में कॉमनली यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में जो डीएनए लैब्स हैं उसमें तो पीसीआर यूज किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज होता है क्योंकि ये कॉमनली जो हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं लाइक इन केसेस ऑफ कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर, उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कोई फेमिलियल या हेरिडिटरी को जीन है। तो सिर्फ ये है कि इसमें आपकी इंटेंट है कि वो इंटेंट आप डिजीज के लिए कर रहे हो, अगर इंटेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन है तो सेम पीसीआर एनालिसिस यूज होती है। This technique allows the exponential amplification of DNA fragments to lengths of approximately 10,000 way, यानी कि अब आप इससे पिक्चर से अंदाजा लगा लें कि RF रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की एडवांटेजेस तो हैं। एडवांटेजेस का एक तो ये कि आप अगर आपके पास सैंपल है तो उसमें वो आपको अगर उस डीएनए सैंपल में मिक्सिंग हुई और दो इंडिविजुअल के सैंपल हैं तो RFLP आपको इजीली आपको डिफरेंशिएट करके बता सकता है। तो एडवांटेज तो इसका ये। डिसएडवांटेज इसका है कि आपके पास यू नीड लॉट अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल, अगर कहीं माइन्यूट सैंपल आपको मिला है तो उसका यूज है ही नहीं। तो पीसीआर के एडवांटेज ये है कि स्मॉल अमाउंट, उतना साइज भी होगा ना स्मॉलर देन द बटन, उसमें भी पीसीआर जो है वो प्रोसेस हो जाता है। A single copy of DNA fragment could be amplified to million copies, just like we discussed before. PCR is particularly beneficial in the amplification of minute degraded samples. Degraded samples का मतलब है कि जो putrefied bodies होती हैं या skeletonized, कभी-कभी in a state of skeletonization में होती हैं, इसमें आपको टिश्यूज बहुत माइन्यूट मिलेंगे, तो उसमें भी हीट से भी एक्सपोज हुआ तो उसमें भी पीसीआर जो है हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको वो अगर वो 100 सेल्स भी आपको मिल जाएं, 100 सेल्स ही मिल जाए तो पीसीआर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, तो उसकी यूजेस भी होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, अब प्रोसेस में ये किया जाता है तो डबल हेलिक्स है उसको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज किया जाता है और डीएनए को मेल्ट किया जाता है, डीनेचर किया जाता है। डीनेचर के बाद उसकी एनीलिंग टेक्निक होती है। एनीलिंग टेक्निक का मतलब होता है कि हायर से उसको फिर लोअर टेम्परेचर पे लेके आया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस की जाती है, यानी कि सिंथेटिक डीएनए दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग दोबारा स्टार्ट होती है और वो बाइंडिंग से क्या होता है वो मल्टीपल जो जहां जहां मिसिंग भी होते हैं वो उसको फिर कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। एडवांटेजेस का यही है एप्लीकेशन का, एक तो ये कि माइन्यूट सैंपल में भी ये इट्स हाईली रिलायबल, दूसरा फास्ट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, और ये हाईली सेंसिटिव है। यूजेस इसके ये हैं कि तो डीएनए क्लोनिंग फॉर सीक्वेंसिंग, जीन क्लोनिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन म्यूटेजेनेसिस, जीन म्यूटेशन या क्लोनिंग में इसकी यूज होती है। एनालिसिस ऑफ जीन में यूज किया जाता है। डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, जो हॉस्पिटल के क्लिनिकल यूजेस का हेरिडिटरी डिजीज के लिए। एनालिसिस ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट, बेसिकली फिंगरप्रिंट बता देता है लीनेज के हिसाब से कि अगर मदर में है तो क्या नेक्स्ट बच्चों में भी वो डिजीज आ सकती है, प्रोफाइलिंग हो सकती है। थर्ड इज दी शॉर्ट टेंडम रिपीट एनालिसिस, यानी कि शॉर्ट टेंडम रिपीट का मतलब होता है कि जो सीक्वेंसेस नाइट्रोजनस बेसिस है वो कहीं कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो उन जो रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है उसकी डिटेक्शन से भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल। तो दिस टाइप ऑफ डीएनए एनालिसिस वर्क्स टू एग्जामिन इंडिविजुअल एरियाज, यानी कि जो
एक पर्टिकुलर एरिया आप डीएनए का ले लेते हैं और उसी को आप रीड करते हैं. The difference for certain DNA regions in one person versus another person can allow for distinguishing between the individuals. यानी कि एक पर्टिकुलर आपने जीन सीक्वेंस ले लिया और उसी को आप स्टडी करें. ये जरूरी है कि एक पर्सन और दूसरे इंडिविजुअल की जब हम बात करें कि 1% डिफरेंशिएट आ रहा है तो वो उसमें हो सकता है कि दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो. The tiny fraction of a person that varies can be exploited to create a profile. अब जहां वो डिफरेंस आ रहा है 1% का डिफरेंस आ रहा है उसी को आप जो है वो एम्पलीफाई करते हैं और उससे इंडिविजुअलिटी किसी इंडिविजुअल की बना सकते हैं. STR एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन. अगेन सेम तरीके से वही होता है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक वही होती है. सर्टेन रीजन्स जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि जो बेसिस नजर आ रही है उसमें 7 रिपीट्स हैं यानी कि 7 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं. 8 रिपीट्स का मतलब है 7 ही डबलिंग हो गई है. तो इसमें माइक्रो होती है डबलिंग हो सकती है या फिर मिनी सेटेलाइट डबलिंग होती है या माइक्रो सेटेलाइट डबलिंग होती है. इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अब इसके यूजेस क्या होते हैं, ये रिपीट्स का फायदा क्या होता है. इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देयर आर 13 रीजन्स दैट आर एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाइल. जब आप कोई क्रिमिनल केस एसटीआर के एडवांटेजेस ये हैं कि अगर जब आप कोई क्रिमिनल केस को स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी में आप एक सेगमेंट स्टडी कर रहे हैं और आप उस सेगमेंट में 13 टाइम्स उस प्रोफाइल में वो सेम चीज रिपीट हो रही है तो फिर उसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है. यानी कि एक ही दफा आपने एक प्रोफाइल निकाली और उसमें एक ही टाइम आपने रिपीटेशन देख ली तो एक या 2 दफा रिपीटेशन हुई तो वो डायग्नोस्टिक नहीं होती है. डीएनए की इसीलिए भी जब इसको हाई इंपॉर्टेंस दी गई है एविडेंस में, उसकी वजह ये है कि जब पूरी प्रोफाइल बनेगी तो वो 13 टाइम्स आपके पास सिमिलर यानी कि जो आपको सैंपल मिला है वो और जो आपने असेलेंट को चार्ज करना है तो जब वो दोनों मैच होंगे तो उस प्रोफाइल में 13 टाइम्स डीएनए सेम होना चाहिए दोनों की प्रोफाइल में. DNA database used at the government level involves the sequence of these 13 regions. कि वर्ल्ड वाइड है कि अगर आपने इसको लॉ में यूज करना है तो उसको 13 regions पे सेम होना चाहिए, not less than 13. The chances of 2 people having the exact same 13 region is virtually impossible, like 1 in a billion. यानी कि आप इससे अंदाजा लगा लें. तभी इसको इम्पोर्टेंट है कि अगर 2 लोगों की सेम तो सीक्वेंसिंग हो ही नहीं सकती. तभी हम हो सकता है एक जगह पे वो सिमिलर हो, 2 जगह पे सिमिलर हो, 7 टाइम्स वो सिमिलर हो, बट नॉट 13 स्टेशंस को एक सिमिलर होंगे. दैट्स व्हाई इसकी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट टैंडम रिपीट्स का मतलब होता है कि 4 टाइम्स की रिपीट होगी और एक सेगमेंट में आप देखेंगे इसमें ये होगा कि एक ही सेगमेंट में एक सेगमेंट को 8 टाइम रिपीट्स दे रहा है, उसके सेगमेंट्स आ रहे हैं और उसी सेगमेंट में आगे चल के वो 20 टाइम्स रिपीट दे रहा है. तो दिस इज अ माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स होती है. इसकी जब हमने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की बात की है तो हमें एक सैंपल मिलता है जिसमें नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स क्राइम सीन और सस्पेक्ट का देखें तो एक साइड पे तो सिमिलर आ रहा है, देखें सेम आ रहा है, लेकिन जब सेकंड साइड को हमने मॉनिटर किया तो वो सेम नहीं है. तो इस तरह हम मैच करते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स को कि एक ही साइड 1 पे सेम आ रहा है, साइड 2 पे चेंज हो गया. तो 13 साइड्स पे सेम आएगा तो तभी उसकी वेरिफिकेशन होती है. Benefits क्या है? It is a popular method for genetic profiling and STI analysis used today involves 4 to 5 nucleotide repeats, which allows scientists to obtain relatively precise and accurate information. जब इसकी हम बात इस बात पे हो रही है कि हम उसकी रिपीट्स की बात कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी इस पे बेस करती है, लेकिन ये बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इसमें भी अगेन पीस 1 चांसेस, क्योंकि आपने इसकी जो कॉपी करनी है वो पीसीआर करता है और फिर आपने उसकी कोडिंग करनी होती है कि वो रिपीट कितनी दफा हो रहा है. एक बेसिकली क्लिनिकल यूजेस में है ट्रांसप्लांट थेरेपी जो पेशेंट इनकी होती है उनमें आप मॉनिटर कर सकते हैं कहीं रिजेक्शन या रिलैप्स ऑफ डिजीज तो नहीं हो सकती, तो इसके क्लिनिकल एडवांटेजेस इसके ये होते हैं. दूसरा ये है कि अगेन दिस इज अ रैपिड प्रोसेस, स्मॉल सैंपल, क्योंकि पीसीआर को यूज कर रहा होता है, स्मॉल सैंपल चाहिए होता है इसमें, और इवन जो डिग्रेडेड सैंपल होता है पीसीआर की तरह वो भी इसमें इसके यूज हो सकता है. फिर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस. अब तक जो हमने बात की थी आरएफएलपी की, पीसीआर की और एसटीआर में, वो न्यूक्लियर डीएनए ले रहा था. डीएनए दो तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर डीएनए और एक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए.
माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर डीएनए का डिफरेंस ये है कि एक तो ये है कि न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो रिंग इसका हेलिक्स होता है. Mitochondria is located outside the chromosome in the cell mitochondria. Children basically inherit mitochondrial DNA only from their mothers. So इसकी uses maternal cases में इसके important है कि अगर clinical scenario के जिसमें मदर पे आपको कोई मिलता है तो आपने उसको चाइल्ड को डिटेक्ट करना है या चाइल्ड है तो मदर को डिटेक्ट करना है तो इससे आप मदर्स की फीमेल टू फीमेल जो है ना उसकी डिटेक्शन हो सकती है. An analysis of the mitochondrial DNA enables you to discover your own family history in the maternal line. A family history इसकी जो lineage आप detect कर सकते हैं, it can go way beyond. It means 200-300 years तक आप अपनी lineage detect कर सकते हैं with the help of mitochondrial DNA. यानी कि from the grandmother to the mother to the daughter to the granddaughter, यानी कि वो पूरी lineage चलती है. Mitochondrial DNA offers several benefits over nuclear DNA when determining the phylogenetic pathway. Phylogenetic pathway का मतलब होता है कि अब pathway अगर हम 200 years तक की pathway बात कर रहे हैं in females तो इसकी beneficial ये है. Nuclear DNA जो आपको सिर्फ subsequent आपके जो immediate family है वो आपको lineage बता सकते हैं, लेकिन mitochondrial आपको genetic pathway आपका जो है ना पूरा extending to the many years वो आपको बता सकता है. Maternal inheritance is एक तो maternal inheritance यानी mitochondrial DNA is inherited from the mother, only providing a much more direct lineage. This picture is can be much easily explained कि number A is the nuclear DNA जिसमें पूरे ancestors involved हो रहे हैं, every single person सब involved हो रहे हैं, लेकिन mitochondrial DNA में आप देख नहीं सकते हैं only the female line जो कि detect होती है. Importance ये है कि inherited changes in mitochondrial DNA can problems with the growth, development and function of the body systems. Inheritance बता देगा. Samples that involve very old like bones, teeth or hair shaft are simply not feasible to analyze through techniques such as STR or FLT. इसका disadvantage एक ही हो सकता है कि जो old sample होते हैं डिग्रेडेड सैंपल्स जिनको आप कह सकते हैं उनमें जो होते हैं कि इतनी उसकी फीजिबल नहीं होता है. समटाइम्स सैंपल पर डिपेंड करता है उसमें सेल्स कितने हैं, कभी होगा कभी नहीं हो सकता. Mitochondrial DNA has provided with the valuable tool for determining the source of DNA from even a very small biological samples होते हैं, तो आप ये इसकी डिटेक्शन वहां से हो सकती है. Then a Y chromosome DNA, Y chromosome analysis, Y chromosome is a useful technique for analyzing the DNA that can be likened in one sense to studying the male surname. जैसा mitochondrial DNA for females था, इसमें जो है Y chromosome जो है वो male surnames पे आ सकते हैं, यानी कि सिर्फ Y chromosome को डिटेक्ट करेगा from the again grandfather male members, father to the son. This mechanism is simplistic representation of Y chromosome. As a Y chromosome is replicated from one generation to the another, the process in one whereby mistakes do not typically occur. अच्छा, इसमें होता ये है कि अगर कोई क्राइम सीन ऐसा है जिसमें the suspect is male and you have done this Y chromosome analysis, but वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसमें हो सकता है कि क्रॉसिंग ऑफ दी सैंपल हो सकती है, चांसेस हैं, तो तभी इसके बेनिफिशियल उन केसेस में नहीं होता कि आप डायरेक्टली Y क्रोमोसोम को ना पता चले सैंपल मिक्सिंग हुई हुई और उसमें कोई फीमेल सैंपल भी हो तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर वो नल एंड वॉइड हो जाता है क्योंकि वो रीड करने में उसका मसला होता है. One critical application of Y chromosome analysis is to study the genetic mutations. Again, male members में जो genetic mutation हो रही है, जैसा mitochondrial DNA में था, इसमें भी Y chromosome analysis में male genetic members की inheritance देखते हैं. It can be provide evidence of a familial relationship between the males. Paternity testing में इसको use कर सकते हैं अगर in cases of paternal cases, son is brought in front of the court and he says he is the male, तो in ideally तो you can go for a PCR, उसको आप detect कर सकते हैं, but in some cases
वाई क्रोमोसोम एनालिसिस कैन ऑल्सो बी यूज, क्योंकि फिर वो लीनेज पे डिटेक्ट कर सकता है कि फादर टू ग्रैंडफादर, वो भी यूज हो सकता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करते, क्यों, अगेन वही बात है, अगर मिक्स सैंपल होगा उसमें फीमेल सैंपल भी है तो फिर आपने सिर्फ एक ही को डिटेक्ट करना है, दूसरे तो नहीं होंगे, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसमें। कलेक्शन कैसे करेंगे? एविडेंस कलेक्शन टेक्निक में दो चीजें होती हैं, सैंपल कौन सा है, ड्राई सैंपल है, डिग्रेडेड सैंपल है, वेट सैंपल है, सॉइल मेंबर सैंपल है, तो उसकी कलेक्शन हर एक की डिफरेंट होती है। अच्छा, अगर तो वो ड्राइड सैंपल है ऑन द टाइल, तो इजीली यू कैन डू इज टू स्क्रैप ऑफ विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड, उस ब्लड को स्क्रैप ऑफ करते हैं और उसको ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। अगर वेट सैंपल है तो फिर स्वॉप करते हैं और स्वॉप को एयर ड्राई करते हैं। बाय एयर ड्राई, क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से हो सकता है कि उसमें वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो और वो फिर नेगेटिव रिजल्ट शो करे, तो कलेक्शन प्रोसीजर ही गलत हो जाएगा। ऑलवेज व्हेन यू आर टेकिंग अ वेट सैंपल, एयर ड्राई इट। एयर ड्राई का मतलब है एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में उसको ड्राई करते हैं और फिर दोबारा उसको स्वॉप कंटेनर में रख के और पैक कर देते हैं। टेप लिफ्टिंग अगेन एक टेक्निक है। टेप लिफ्टिंग में अगर आपके पास इफ यू हैव नथिंग टू पुट द टेप ऑन द ब्लड, स्मॉल ब्लड सैंपल को रख के और फिर देन प्रिजर्व इट इन एन एनवेलप, एंड स्वॉबिंग टेक्निक होते हैं। और आपने एविडेंस कहाँ से कलेक्ट हो सकता है डीएनए का? ब्लड है, टीथ है, स्पर्मेटोजोआ है, हेयर्स हैं, सीमेन है, यूरिन है, बोन्स हैं, स्पेशली द लॉन्ग बोन्स एंड द मसल्स। मसल्स में कौन से होते हैं? थाई मसल्स होते हैं, दे आर गुड सोर्स फॉर डीएनए। इसी तरह अगर क्लोथ्स हैं जिसमें ड्राइड सैंपल है, तो उन क्लोथ्स को अगर वेट है तो उनको एयर ड्राई करना होता है, फोल्ड करके, और किसी प्लास्टिक बैग में नहीं रखना होता बल्कि पेपर बैग में रखना है। अगेन वही बात कि मॉइस्चर की वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है या कंटामिनेशन हो सकती है। In situations we are collecting DNA, the key thing is to guard against the contamination. It's very important. Now कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमने बात कर ली ड्राई सैंपल ले रहे हैं, वेट सैंपल ले रहे हैं। ऐसे केसेस जिसमें बर्न बॉडीज होती हैं, बर्न पूरी चार्ड आउट बॉडीज होती हैं, उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, टू कलेक्ट अ डीएनए सैंपल। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ डीएनए सैंपल 100 cells should be there कि जिसपे यू कैन प्रोसीड फॉर द डीएनए। इन केस के जब आपके पास वो चीज नहीं होती, आपको सेल्स, लाइव सेल्स, 100 cells नहीं मिलते, देन यू हैव टीथ, आप टीथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर वहां से आप जो है डीएनए करते हो, या फिर एक्सरे ऑफ द जॉ लेते हो, या फिर एक्सरे, अगर होल बॉडी एक्सरे कोई डिफॉर्मिटी समटाइम्स किसी बॉडी की होती है तो आप उससे मैच करके फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हो। लॉन्ग बोन्स में जो है ना सेंट्रल पल्प होता है, वहां से आप उसके सैंपल, डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। डिस्पोजेबल टूल्स, ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल टूल्स। स्वॉब फॉर एवरी जो कलेक्शन हो रही है, हर स्वॉब, हर ट्रेस एविडेंस के लिए अलग होते हैं, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। ऑलवेज चेंज द जॉब मल्टीपल टाइम्स, कंटामिनेशन ना हो। पेपर बैग्स कॉमनली यूज करना चाहिए, प्लास्टिक को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमिडिटी की वजह से कंटामिनेशन कर सकता है। ब्लड, अगर होल ब्लड ले रहे हैं जिसमें ब्लड को ड्रॉ किया जाता है, तो 2 to 5 ml ऑफ होल ब्लड लिया जाता है और उसको विद द हेल्प ऑफ अ प्रिजर्वेटिव दैट इज EDTA, और आइडियली जो स्टोर किया जाता है फॉर डीएनए सैम्पलिंग को, वो 2 वीक्स होता है। कोशिश की जानी चाहिए कि विद इन 2 वीक्स उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मोर देन 2 वीक्स हो तो उस सैंपल को डीएनए डिग्रेड हो जाता है और उसके लाइसेस हो सकता है, जिसकी वजह से आगे हो सकता है कि उसमें कुछ सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हेयर्स जो हैं सैंपल्स, उनको अगेन एनवेलप्स में रखना चाहिए। यूरिन, सलाइवा सैंपल्स या बाइट मार्क के सैंपल्स होते हैं, उसमें स्वॉपिंग करके और फिर उसको सेव करना चाहिए रे ड्राई करके। हाउ डीएनए इज यूज एज एविडेंस, किस तरह आप इसको एविडेंस यूज की करते हैं? एक तो ये हमने बात की थी कि 3 बिलियन बेसिस में 1 जो % होगा उसमें हर एक का डिफरेंस होता है, तो वहां तो उसकी डीएनए की इंपॉर्टेंस आती है। इन केसेस ऑफ कहाँ पे हर पर्सन का डीएनए डिफरेंट होता है, किन केसेस में किड्स में सेम हो सकता है, एक्सेप्ट है कि आइडेंटिकल ट्विन्स हो उसमें सेम हो सकता है। सिंपल क्राइम रिलेटेड यही है कि अगर तो सैंपल मैच हो जाए तो मींस द कंप्लीट प्रोफाइल इज देयर, और अगर नहीं मैच होता तो फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सिंपल थ्योरी यही कोर्ट की है।
अगर आपके पास विक्टिम का डीएनए नहीं है तो आप उसके रिलेटिव्स के थ्रू भी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, उनके थ्रू भी आपके जो सैंपल्स हैं, हेयर सैंपल्स हैं, ब्लड सैंपल्स के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। अब ये क्राइम सीन है, इसमें सस्पेक्ट 1, 2 एंड 3, अब देख सकते हैं सस्पेक्ट 2 पे जो बैंड है वो कॉमनली क्राइम सीन पे जो मिला है उनसे मैच हो रहा है, तो इस तरह की डिटेक्शन होती है। फोरेंसिक साइंसेज में एक तो आइडेंटिटी के लिए कौन से मिसिंग पर्सन हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन है, मास डिजास्टर है उनमें उनकी आइडेंटिफिकेशन आप करते हो, पोस्टमार्टम प्रैक्टिस में जो इम्बाम एक्सुमेशन के केसेस हैं उनमें आप डीएनए कर सकते हो, पॉइजनिंग के केसेस हैं उनमें आप कर सकते हो, या वो कुछ ये प्यूट्रिफाइड बॉडीज है उनमें आप कर सकते हो, पेटर्निटी केसेस में कर सकते हैं, मैटरनल है या पैटर्नल है उसमें आप कर सकते हो, चाइल्ड एक्सचेंज केसेस में कर सकते हो, रेप केसेस में कर सकते हैं, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक उसमें यूज इसका होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आता है, ह्यूमन रिमेन्स मैंने कॉमनली आजकल बॉस्निया में या साउथ अफ्रीका में जो मिसिंग पर्सन थे जिनकी मास ग्रेव्स थी और वो ओपन हुई है तो मल्टीपल बॉडीज बोन्स निकली हैं उनमें कॉमनली डीएनए ही यूज हो रहा है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। डिजीजेस के लिए हेरिडिटरी डिजीज उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए का यूज है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, एंड टू डिस्प्यूट्स जो है उनको उसके लिए आप यूज किया जाता है डीएनए। नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो हार्मोन्स या वैक्सीन के लिए डीएनए एक्सट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, इसी तरह पीपल आइडेंटिफिकेशन है उनकी लिए जेनेटिक रिलेटिव या सस्पेक्ट क्राइम्स के लिए उनकी जेनेटिक मटेरियल जो मिलता है उनकी उसके लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा पेरेंटेज टेस्टिंग के लिए होता है, या इमिग्रेशन, आजकल इमिग्रेशन केसेस में भी डीएनए यूज किया जाता है। हमारे यहाँ तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो उन्होंने अपनी डीएनए डेटाबेस बनाया है कि जिसमें कहीं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कोई अपना दे या मल्टीपल टाइम वो कोई अपनी थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी ना करे, तो उसमें उन्होंने डीएनए डेटाबेस बनाया है। पाकिस्तान में डीएनए एनालिसिस किस तरह होता है? पाकिस्तान में बेसिकली 4 लेबोरेटरीज हैं कि जहाँ पे डीएनए एनालिसिस होता है। उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जो कि 2012 में, यानी कि 2012 में हमारे पास जो है वो बनी है, और जब से हम उस को यूज कर रहे हैं। approximately 44,417 केसेस अब तक उन्होंने डीएनए के एनालिसिस किए कि जिसमें से सक्सेसफुल 36 हुए हैं। और मोस्ट कॉमनली जो अभी रिसेंट केस था ज़ैनब मर्डर केस का, जिसमें उन्होंने एक्सटेंसिव डीएनए एनालिसिस की थी उस एरिया में, अराउंड 2.7 किलोमीटर जहां पे ज़ैनब की किडनैपिंग हुई थी उस एरिया को उन्होंने कवर किया था, और जो जो मेल मेंबर्स थे जो उसमें आ रहे थे, उस एज ग्रुप में आ रहे थे, उन्होंने उन सब की डीएनए एनालिसिस की थी। तो दिस इज अ रिसर्च आर्टिकल जो कि रिसेंटली पब्लिश्ड होता है, कि जिसमें उन्होंने इसका बहुत डिटेल हिस्ट्री दी है, गो एंड स्टडी इट। दिस इज द वन केस जिसमें यूज किया रिसेंटली। अब जो है वो जो एयरलाइन क्रैश हुआ था बीआईए का, उसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल आल्सो इन दैट। तो 2 केसेस हैं जिसमें उनके इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर आइडेंटिफिकेशन।